आज के वीडियो में हिंदी साहित्य के अंतर्गत आदिकाल से महत्वपूर्ण 60 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास किसने किया? तो ये प्रयास किया था गारसादा तासी ने। और गारसादा तासी एक फ्रांसीसी विद्वान थे जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की शुरुआत की थी। अगला है, इस्तवार दाला लिटरेतिवर एंदोई ए हिंदुस्तानी किसकी रचना है? तो ये रचना है गारसादा तासी की और यह पुस्तक 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगला है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किस भाषा में लिखा गया है? फ्रेंच भाषा में उन्होंने लिखा था एंदोई हिंदुस्तानी। अगला है कि गारसादा तासी ने इतिहास ग्रंथ किस पद्धति में लिखा था? तो गारसादा तासी ने जो ग्रंथ लिखा था वो लिखा था वर्णानुक्रम पद्धति में। अगला प्रश्न है कि तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो तासी के ग्रंथ का जो हिंदी अनुवाद किया था वो किया था लक्ष्मी सागर वासुदेव ने। तासी ने अपने ग्रंथ में किन दो भाषाओं के कवियों को लिया है? तो तासी ने जो अपने ग्रंथों में जो दो भाषाओं के कवियों को लिया है वो हिंदी और उर्दू भाषा, यानी कि जो दो भाषाएं थीं वो थी एक हिंदी दूसरी उर्दू। इन भाषाओं के कवियों को इन्होंने अपनी रचना में लिया है गारसादा तासी ने। नेक्स्ट है, शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज कब लिखी? वो लिखी थी 1883 ईस्वी में। अगला है कि ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान कब प्रकाशित हुआ? तो वो प्रकाशित हुआ था 1888 ईस्वी में। अगला है कि जॉर्ज ग्रियर्सन के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो जॉर्ज ग्रियर्सन के ग्रंथ का जो हिंदी अनुवाद किया था वो किया था किशोरी लाल गुप्त जी ने। ग्रियर्सन ने इतिहास ग्रंथ किस पद्धति से लिखा? तो वो लिखा था कालानुक्रम पद्धति में। अगला है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने माना है? भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जो माना है वो माना है श्याम सुंदर दास जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल नाम दिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक जागरण काल कहा, लोक जागरण काल। श्याम सुंदर दास ने इसको स्वर्ण युग कहा और जॉर्ज ग्रियर्सन ने स्वर्ण काल कहा। अगला है कि मिस्र बंधुओं में शामिल नहीं है। मिस्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है? तो मिस्र बंधुओं में कृष्ण बिहारी मिश्र शामिल नहीं है, जबकि ये तीनों श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र ये तीनों भाई थे। नेक्स्ट है कि मिस्र बंधुओं ने कौन सा इतिहास ग्रंथ लिखा? तो मिस्र बंधुओं ने जो इतिहास ग्रंथ लिखा है वो लिखा है मिस्र बंधु विनोद। जो ये भाषा काव्य संग्रह है ये लिखा है महेश दत्त शुक्ल ने। ये महेश दत्त शुक्ल ने लिखा है जो कि 1873 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये हुआ था 1873 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और जो हिंदी वीर काव्य है इसकी रचना कवि भूषण ने की है जो कि वीर रस के लिए जाने जाते हैं। अगला है कि मिस्र बंधु विनोद किस पद्धति से लिखा गया? तो मिस्र बंधु विनोद कालानुक्रम पद्धति से लिखा गया है। अगला है, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास जो प्रकाशित हुआ है वो हुआ है 1929 ईस्वी में। अगला है कि शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास किस पद्धति से लिखा है? तो शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास विधेयवादी पद्धति से लिखा है। बी इसका राइट आंसर है। अगला है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका ये लिखा है, हिंदी साहित्य का आदिकाल ये भी लिखा है, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, जबकि हिंदी साहित्य का अतीत ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। ये रचना विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की है और इसका जो प्रथम भाग है ये 1959 ईस्वी में आया था। 1959 ईस्वी में आया था और इसका दूसरा जो भाग था वो 1960 ईस्वी में आया था। इन्होंने इसको दो भागों में लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न है,
हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास कब प्रकाशित हुआ? तो ये प्रकाशित हुआ था 1938 ईस्वी में। अब 1913 ईस्वी में कौन सा प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था मिश्र बंधु विनोद। और 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास हुआ था कि राम कुमार वर्मा ने किस काल तक अपने इतिहास में वर्णन किया है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 639 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक का वर्णन किया है। नेक्स्ट है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि स्वयंभू को माना है। नेक्स्ट है, गणपति चंद्र गुप्त का हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास कब प्रकाशित हुआ? तो गणपति चंद्र गुप्त का हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट है कि हिंदी काव्य धारा 1944 ईस्वी के रचनाकार कौन हैं? तो हिंदी काव्य धारा के रचनाकार हैं राहुल सांकृत्यायन, जो कि 1944 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। और डॉक्टर नगेंद्र का जो ग्रंथ है वो है रीतिकाल की भूमिका। रीतिकाल की भूमिका ये डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है। मोतीलाल मुनारिया ने जो लिखा है वो लिखा है राजस्थानी पिंगल साहित्य। टीकम सिंह तोमर ने हिंदी वीर काव्य लिखा है, हिंदी वीर काव्य। नेक्स्ट है कि राम स्वरूप चतुर्वेदी द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो राम स्वरूप चतुर्वेदी द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। अगला है कि सुमन राजे द्वारा लिखित ग्रंथ है। तो सुमन राजे द्वारा लिखित ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। और जो हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास है ये लिखा है सूर्यकांत शास्त्री ने, जो कि 1930 ईस्वी में इसको लिखा गया है। और हिंदी साहित्य का जो दूसरा इतिहास है ये दूसरा इतिहास बच्चन सिंह ने 1996 ईस्वी में लिखा। और हिंदी साहित्य का उजल नारी इतिहास नीरजा माधव ने 2013 में लिखा था। नीरजा माधव ने 2013 में। नेक्स्ट है कि शुक्ल का काल विभाजन नहीं है। इनमें से शुक्ल का कौन सा काल विभाजन नहीं है? तो इसमें जो परिवर्तन काल है ये शुक्ल जी का काल विभाजन नहीं है, जबकि शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य को 4 कालों में विभाजित किया है। पहला था वीरगाथा काल, दूसरा था भक्ति काल, तीसरा था रीतिकाल और चौथा था आधुनिक काल। नेक्स्ट है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या नाम दिया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को नाम दिया था बीज वपन काल। बीज वपन काल सी इसका राइट आंसर है। जबकि चारण काल जो दिया था ग्रियसन और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, ये चारण काल नाम दिया था ग्रियसन और राम कुमार वर्मा ने। प्रारंभिक काल जो नाम दिया था वो गणपति चंद्र गुप्त ने दिया था। और जो वीरगाथा काल था वो नाम दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट है कि राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल का क्या नामकरण किया? तो राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल का जो नामकरण किया था वो किया था सिद्ध सामंत काल, ये नाम दिया था इन्होंने। और आदिकाल जो नाम दिया था वो दिया था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। संधि काल एवं चारण काल जो कहा था वो कहा था राम कुमार वर्मा ने। नेक्स्ट है, रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को क्या नाम दिया? तो रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का जो नाम दिया था वो रीतिकाल ही कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। जबकि अलंकारित काल जो कहा था वो कहा था मिश्र बंधुओं ने। और श्रृंगार काल जो नाम दिया था वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया था, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। कला काल जो नाम दिया था रमाशंकर शुक्ल ने। अगला है, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव किसने माना है? तो ये माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला है कि शुक्ल के अनुसार आदिकाल की समय सीमा क्या मानी गई है? तो शुक्ल के अनुसार आदिकाल की समय सीमा मानी गई है 1050 से 1375 संवत तक। अगला है कि निम्न से सरहपा की पंक्ति है, यानी कि जो नीचे दी गई हैं पंक्तियां इनमें सरहपा की पंक्ति कौन सी है? तो इनमें सरहपा की पंक्ति है जहिमन पवन न संचरहि रवि शशि नाही पवेश, ये सरहपा की पंक्ति है। और जो जैन शासन भाषयौ शोभई कहियो सारु, ये देवसेन की है। और का तरुवर पंच विडाल, ये लुइपा की है।
भला हुआ जो मारिया, भला हुआ जो मारिया, वहिणी मारा कंतु, ये है हेमचंद की पंक्ति। नेक्स्ट है, निम्न में से विद्यापति की पंक्ति कौन सी है? इनमें विद्यापति की जो पंक्ति है वो है, देसिल बयाला सबजन मिठा ते तैसन जम्पौ अवहट्टा। ये भी इसका राइट आंसर है, ये विद्यापति की पंक्ति है। जबकि मनहु कला ससभान कला 16 सो बन्य रासों की ये रचना है। बज्जी घोर निशान रान चौहान की, ये भी पृथ्वीराज रासों से रचना है, ये भी पृथ्वीराज रासों की पंक्ति है। और 12 बरस लो कूकर जिए और 13 जिए सियार, ये है परिमाल रासो, ये परिमाल रासो से पंक्तियां ली गई हैं। नेक्स्ट है कि गाहा या गाथा कहने से किस भाषा का बोध होता है? तो ये होता है प्राकृत भाषा से। अगला है, भरत मुनि ने अपभ्रंश के स्थान पर क्या कहा? तो भरत मुनि ने अपभ्रंश के स्थान पर इसको देश भाषा कहा, भी इसका राइट आंसर है। जबकि पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा था। अपभ्रंश को, यानी कि अपभ्रंश के स्थान पर पुरानी हिंदी नाम दिया था चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। और जो वैदिक भाषा है ये कहा था पाणिनि ने कहा था अपभ्रंश को वैदिक भाषा। नेक्स्ट है कि सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? तो देखिए, सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। इनमें 80 पुरुष थे और 4 स्त्रियां थीं। जबकि नाथों की संख्या 9 मानी गई है। अब ये नाथ कौन थे? एक तो थे गोरखनाथ, दूसरे थे जवलेंद्र नाथ, तीसरे थे करीना नाथ, चौथे थे गाहिनी नाथ, पांचवें थे चरपद नाथ, छठवें रेवन नाथ, सातवें नागनाथ और आठवें थे भरथरी नाथ तथा नौवें थे गोपीचंद नाथ। ये नाथों की संख्या है जो कि 9 मानी गई है। 8 अष्टछाप के कवि हैं। अब 8 अष्टछाप के कवि कौन कौन से हैं? एक तो थे सूरदास, दूसरे थे परमानंद दास, तीसरे थे अनंत दास, चौथे थे कृष्णदास, पांचवें थे गोविंद स्वामी और छठवें थे कुंभन दास, सातवें थे छीत स्वामी और आठवें थे चतुर्भुज दास। नेक्स्ट है कि निम्न में से स्वयंभू की रचना नहीं है। इनमें से स्वयंभू की रचना कौन सी नहीं है? तो स्वयंभू की जो रचना नहीं है वो योगसार नहीं है। जबकि पयुमचर्यु, ऋठेण्यचर्यु, स्वयंभू छंद, ये तीनों रचनाएं स्वयंभू की हैं। जबकि योगसार इनकी रचना नहीं है। योगसार जो रचना है वो योगचंद्र मुनि की रचना है, योगचंद्र मुनि की रचना है। नेक्स्ट है कि धनपाल की रचना कौन सी है? तो इसमें जो धनपाल की रचना है वो है भविष्यत कहा। भविष्यत कहा ये धनपाल की रचना है। जो उपदेश रसायन रास है जिनदत्त सूरी की, जिनदत्त सूरी इनकी रचना है ये। और पयुमचर्यु जो है वो स्वयंभू की रचना है। और परमात्म प्रकाश जो रचना है जो इंदु की रचना है। नेक्स्ट है कि संदेश रासक का रचनाकार कौन है? तो संदेश रासक के रचनाकार हैं अब्दुल रहमान। और शालिभद्र सूरी इनकी रचना है भरतेश्वर बाहुबली, भरतेश्वर बाहुबली है इनकी रचना, भरतेश्वर बाहुबली। जबकि जिनदत्त सूर्य की जो रचना है वो है उपदेश रसायन शास्त्र, उपदेश रसायन शास्त्र, ये जिनदत्त सूर्य की रचना है। सारंगधर की रचना कौन सी है? इस सारंगधर संहिता, सारंगधर संहिता जो रचना है वो सारंगधर की रचना है। नेक्स्ट है कि निम्न में से अपभ्रंश की रचना नहीं है। तो अपभ्रंश की रचना इसमें से नहीं है विद्यापति पदावली। अब विद्यापति पदावली महाकवि विद्यापति ने लिखी है और इसकी भाषा मैथिली रही है, मैथिली भाषा में इन्होंने लिखी है। अगला है कि देश भाषा काव्य की रचना नहीं है। देश भाषा काव्य की रचना नहीं है, कौन सी नहीं है? तो ये कीर्ति पता का देश भाषा काव्य की रचना नहीं है। जबकि ये तीनों खुमाण रासो, बीसल देव रासो, खुसरो की पहेलियां, ये देश भाषा काव्य की रचनाएं हैं। नेक्स्ट है कि हेमचंद की रचना नहीं है। इनमें से हेमचंद्र की कौन सी रचना नहीं है? तो हेमचंद्र की जयचंद प्रकाश नहीं है। जयचंद प्रकाश रचना किसकी है? ये है भट्ट केदार की रचना, भट्ट केदार की रचना है जयचंद प्रकाश, जयचंद प्रकाश केदार भट्ट की रचना है। अगला है सोमप्रभ सूर्य की रचना कौन सी है? तो सोमप्रभ सूर्य की रचना है कुमारपाल प्रतिबोध। जबकि प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? ये रचना है
मेरुतुंग की रचना है। प्राकृत पैगलम, ये रचना है लक्ष्मीधर की रचना है। देसी नाम मालाकोस, ये रचना है हेमचंद की ये रचना है। अगला है बौद्ध गान ओ दोहा का संपादन किसने किया था? तो बौद्ध गान ओ दोहा का संपादन किया था हरप्रसाद शास्त्री ने। नेक्स्ट है कि शालिभद्र सूरी की रचना कौन सी है? तो शालिभद्र सूरी की रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास। और वर्ण रत्नाकर है ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है वर्ण रत्नाकर। श्रावकाचार है देवसेन की रचना है, जबकि चर्यापद ये सबरपा की रचना है। आसगु कवि की रचना कौन सी है? तो आसगु कवि की रचना जो है वो है चंदन वाला रास आसगु कवि की रचना है, जबकि स्थूलीभद्र रास ये जिनधर्म सूरी की रचना है। जिनधर्म सूरी की रचना है स्थूलीभद्र रास। जबकि रेवंतगिरी रास ये रचना किसकी है? ये रचना है विजयसेन सूरी की रचना है। ये है कुमारपाल प्रतिबोध, ये रचना किनकी है? ये है सोमप्रभ सूर की रचना है कुमारपाल प्रतिबोध। नेक्स्ट है कि गोरखवाणी का संपादन किसने किया था? तो गोरखवाणी का संपादन किया था पीताम्बर दत्त बड़थवाल। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संपादन किया था संदेश रासक का किया था इन्होंने संपादन। माता प्रसाद गुप्त ने लूर कहा। श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली का संपादन किया था। नेक्स्ट है कि रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति किससे मानी है? तो रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है रसायन से। सी इसका राइट आंसर है। जबकि राजसूय गारसा दत्तासी ने मानी है इसकी, यानी कि जो रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है वो गारसा दत्तासी ने राजसूय से मानी है। और रासक जो उत्पत्ति मानी है रासों की वो मानी है नरोत्तम स्वामी ने कहा है। और रहस्य से रासो शब्द की उत्पत्ति किसने माना है? ये माना है श्यामल दास ने। नेक्स्ट है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस ग्रंथ को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है? तो ये माना है पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में इसको माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला है असुमिलित का चयन कीजिए। जो इसमें असुमिलित है, जो मेल नहीं खाता है, उसका चयन करना है हमको। तो इसमें दलपति विजय खुमान रासो ये बिल्कुल सही है। नरपति नाल बीसल देव रासो, नरपति नाल ने बीसल देव रासो लिखा है, ये बिल्कुल सही है। जगनिक ने परमान रासो लिखा है, बिल्कुल सही है। केदार भट्ट ने जय मयंक जस चंद्र का नहीं लिखी है, जबकि जय मयंक जस चंद्र का मधुकर कवि की रचना है। जय मयंक जस चंद्र का मधुकर कवि की ये रचना है। अगला है निम्न में से सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें से देखिए पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने लिखी है, बिल्कुल सही है। जयचंद्र प्रकाश केदार भट्ट की रचना है, बिल्कुल सही है। और हमीर रासो सारंगधर की रचना है, ये भी बिल्कुल सही है। केवल जय मयंक जस चंद्र का नल सीन की नहीं है। ये जो रचना है जय मयंक जस चंद्र का, ये कवि मधुकर की रचना है। जय मयंक जस चंद्र का मधुकर कवि की रचना है। अगला है निम्न में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणित मानता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, श्यामल दास ये मानते हैं कि जो पृथ्वीराज रासो है वो अप्रमाणिक है, जबकि ये तीनों लोग इसको प्रमाणित ग्रंथ मानते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानता है? तो इसमें जो कर्नल जेम्स टॉड हैं ये इस ग्रंथ को प्रमाणिक मानते हैं, जबकि रामचंद्र शुक्ल, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा और बूलर इसको प्रमाणिक नहीं मानते हैं। नेक्स्ट है कि विद्यापति को जातीय कवि किसने कहा? विद्यापति को जातीय कवि कहा है बच्चन सिंह ने। नेक्स्ट है कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो। ये कथन किसका है? तो ये कथन है अमीर खुसरो को। सर्वप्रथम जो हिंदी को हिंदवी कहा था वो अमीर खुसरो जी ने कहा था।
सो रठियो दूहो भूलो भली मरवण री बात, जोवन छाई धन भली तारा छाई रात। पंक्ति का संबंध किससे है? तो इस पंक्ति का संबंध है ढोला मारूरा दूहा से, जो कि कवि कल्लोल ने इसको लिखा था। कवि कल्लोल इसके रचनाकार हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नहीं माना है? तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने नहीं माना है? तो ये माना है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नहीं माना, जबकि रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। नेक्स्ट है कि प्रथम कवि संबंधी कौन सा मत सुमेलित नहीं है? तो इसका जो राम कुमार वर्मा है और ये सराहपा, ये इसका गलत सुमेल है। जबकि शिव सिंह सेंगर पुष्य या पुण्य, राहुल सांकृत्यायन सराहपा को मानते हैं, गणपति चंद्रगुप्त शालिभद्र सूरी को मानते हैं और राम कुमार वर्मा सराहपा को नहीं मानते हैं। ये आंसर गलत है, जबकि राम कुमार वर्मा स्वयंभू को प्रथम कवि मानते हैं। स्वयंभू को ये प्रथम कवि मानते हैं, जबकि शिव सिंह सेंगर इनको मानते हैं, राहुल सांकृत्यायन सराहपा को मानते हैं, गणपति चंद्रगुप्त शालिभद्र सूर को मानते हैं प्रथम कवि। नेक्स्ट है अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति है गोरखनाथ जी। जबकि मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये पंक्ति है रविदास जी की। मन चंगा तो कठौती में गंगा, जबकि अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये गोरखनाथ की पंक्ति है टोटल। नेक्स्ट है कौन सी रचना अमीर खुसरो की नहीं है? तो इसमें जो अमीर खुसरो की रचना नहीं है वो राउल बेल रचना जो है वो है रोड़ा कवि की। रोड़ा कवि की ये रचना है। खाली कवारी, मुकरियाँ और दो सपने, ये अमीर खुसरो जी की रचनाएं हैं। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग हैं? तो देखिए पृथ्वीराज रासो में 69 सर्ग हैं, इसी इसका राइट आंसर है। जबकि 12 जो सर्ग हैं वो साकेत में हैं, जो कि एक महाकाव्य है और ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है। और 15 जो सर्ग हैं वो जयशंकर प्रसाद रचित कामायनी के हैं। 15 सर्ग कामायनी में हैं, जिसको जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। और 17 सर्ग जो हैं वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद द्वारा रचित प्रिय प्रवास में है। प्रिय प्रवास में